हेलो एवरीवन। लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, एक ऐसा शासक जिसने आगरा शहर बसाया, केंद्रीय सत्ता को मजबूत किया और अपनी कठोर नीतियों से इतिहास में अलग पहचान बनाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लोदी वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रशासनिक दृष्टि से सबसे सक्षम शासक सिकंदर लोदी के बारे में। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। वो बहलोल लोदी का पुत्र था और उसका वास्तविक नाम निजाम खां था। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए, बहलोल लोदी की नीति समानता की नीति थी। वो अफगान अमीरों को अपने बराबर मानता था, लेकिन सिकंदर लोदी ने यह महसूस किया कि यदि अमीरों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दी गई तो केंद्रीय सत्ता कमजोर हो जाएगी। इसीलिए सिकंदर लोदी ने केंद्रीकरण की नीति अपनाई। केंद्रीकरण का अर्थ क्या है? यानी शासन की सारी मुख्य शक्तियां सुल्तान के हाथ में केंद्रित हों, अमीरों और सरदारों की स्वतंत्रता सीमित हो और अंतिम निर्णय सुल्तान का हो। यही कारण है कि सिकंदर लोदी ने अफगान अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने विद्रोही सरदारों को दबाया और प्रशासन को अनुशासित बनाया। अब आते हैं प्रशासनिक सुधारों पर। सिकंदर लोदी ने प्रशासन को मजबूत और व्यवस्थित बनाया। उसने अधिकारियों पर निगरानी बढ़ाई ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके। उसका उद्देश्य था कि शासन अधिक प्रभावी और नियंत्रित रहे। अब बात करते हैं उसके सबसे फेमस कार्य की, आगरा शहर की स्थापना। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया, लेकिन उसने आगरा को केवल रहने के लिए नहीं बनाया था। उसने आगरा को प्रशासनिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित किया। सामरिक केंद्र का अर्थ है ऐसी जगह जहां से सैन्य गतिविधियों और शासन को आसानी से नियंत्रित किया जा सके। आगरा की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वहां से उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकता था। उसने भूमिका व्यवस्था में भी सुधार किए। भूमिका यानी भूमि से लिया जाने वाला कर। उसने कृषि भूमि का बेहतर प्रबंधन किया और राजस्व संग्रह को व्यवस्थित बनाया। इससे राज्य की आय बढ़ी और प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, सिकंदर लोदी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य स्थिरता पर ध्यान दिया। वो चाहता था कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहें ताकि जनता को कठिनाई न हो। यह नीति हमें अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों की भी याद दिलाती है। हालांकि सिकंदर लोदी का नियंत्रण उतना कठोर नहीं था। अब कल्चरल साइड समझिए। सिकंदर लोदी फारसी भाषा और साहित्य का संरक्षक था। उसके दरबार में विद्वानों और कवियों को सम्मान दिया जाता था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो स्वयं गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। यानी वो केवल योद्धा नहीं बल्कि साहित्य और संस्कृति में भी रुचि रखने वाला शासक था। अब आते हैं उसकी धार्मिक नीति पर। सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति अपेक्षाकृत कठोर मानी जाती है। उसने कुछ हिंदू धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाए और इस्लामी कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया। यही कारण है कि इतिहास में उसे एक कट्टर धार्मिक नीति अपनाने वाले शासक के रूप में भी देखा जाता है। अब उसके सैन्य और राजनीतिक पक्ष को समझिए। सिकंदर लोदी ने जौनपुर और बिहार पर अपना प्रभाव मजबूत किया। उसने विद्रोहों को कठोरता से दबाया ताकि केंद्रीय सत्ता कमजोर न हो। यानी जहां बहलोल लोदी समझौते और साझेदारी से शासन चलाता था, वहीं सिकंदर लोदी अनुशासन और नियंत्रण पर विश्वास करता था। उसने केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। यही उसकी सबसे बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि मानी जाती है। उसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक शक्ति अपने चरम पर थी। उसने अफगान सरदारों की स्वतंत्रता सीमित करने का प्रयास किया ताकि केंद्र मजबूत बना रहे। उसने न्याय व्यवस्था को अधिक संगठित बनाया। न्याय और प्रशासन दोनों को व्यवस्थित रखने की कोशिश की। उसने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया। राजस्व, बाजार और प्रशासन तीनों को संतुलित रखा। और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, जिसके समय में लोदी वंश कमजोर होने लगता है। अब अगर तुलना की जाए तो जहां बहलोल लोदी ने सत्ता बांटी, वहीं सिकंदर लोदी ने सत्ता को केंद्रीकृत किया, आगरा की स्थापना की और गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी, फारसी साहित्य का संरक्षक बना। अतः लोदी वंश की शक्ति को चरम तक पहुंचाने वाला शासक सिकंदर लोदी था। अब इस टॉपिक से कुछ PYQs देख लेते हैं। अगर आपको यह विषय अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर्स और PYQs के लिए जुड़े रहिए TGT वन लाइनर ब्लास्ट के साथ। कमेंट में अगला टॉपिक जरूर बताइएगा। थैंक यू।